Good morning, everyone. Welcome to your physics class. Today we are going to study atoms. In this, we will talk about different types of models of atom given by different scientists in different point of times. So, firstly, we know from our basic knowledge that first model of atom was given by Thomson. It was Thomson's plum pudding model. All right, then come to the Rutherford also given his own model, and he suggested some kind of arrangement in the atom, and using that suggestion his students Geiger and Marsden in 1911 performed an experiment taking an alpha particle and incidenting that alpha particle beam on a very thin foil of gold. So what is alpha particles? Firstly, we will see it. See, alpha particle is nothing but the helium atoms. All right. So what is alpha particle? Alpha particle is helium 2He4, means helium atom having 2 electrons and mass is 4 times the mass of a proton, or we can say an हाइड्रोजन एटम. तो मास ऑफ प्रोटॉन का 4 गुना होता है. इसकी एक बीम ली उन्होंने, इन एटम्स की बीम एक पतली गोल्ड फॉयल पे इंसिडेंट कराई. गोल्ड फॉयल की इतनी पतली उसमें शीट ली गई, या कह दें फॉयल लिया गया कि गोल्ड को लिया, उसको पीट के बहुत पतला किया गया. उसके बाद उसको केवल इतना कि उसके एक ही एटम उसकी एक लेयर में रहे. तो गोल्ड फॉयल की जो थिकनेस थी, इट वाज ऑलमोस्ट 2 × 10⁻⁻7 मीटर थिकनेस की थी. समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा पतली थी कि लगभग एक एटम उसके एक लेयर पे आता था, और केवल एक लेयर ऑफ एटम्स का ही अरेंजमेंट लिया. यहाँ उनका एक बेसिक अरेंजमेंट है एक्सपेरिमेंट का, जो उन्होंने यूज़ किया था गीजर और मार्सडेन ने. ठीक है, उसको हम देखते हैं. देखिए, इन्होंने हीलियम एटम का सोर्स, मतलब हीलियम एटम निकालने के लिए एक रेडियो एक्टिव रिएक्शन कराई. एक रेडियो एक्टिव मटीरियल लिया जिससे हीलियम एटम निकलता था, उसको यहाँ पे एक लेड ब्लॉक में रखा हुआ है. लेड ब्लॉक इसलिए ताकि कहीं और से इसमें एमिशन या हीलियम एटम बाहर ना चले जाएं. केवल एक इतना सा हिस्सा खोला हुआ है. यहाँ से एक रेडियो एक्टिव सोर्स है जहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे या हीलियम एटम्स निकलेंगे, हीलियम्स निकलेंगे. इसको यहाँ पे एक कॉलीमेटर लगाया हुआ है. ये देखिए प्लेट है, इसमें बहुत पतली सी स्पेसिंग है इन एटम्स की बीम को आगे बढ़ने देने के लिए. ये आगे बढ़ रही हैं एटम्स की बीम. ठीक है, तो इसको कहते हैं कॉलीमेटर, जिससे एक कॉलीमेटेड बीम यानी एक पतली बीम आगे बढ़े. ठीक है, अब यहाँ लास्ट में ये मैंने इसको ऐसा सा बनाया हुआ है. असल में ये बहुत ही पतली फॉयल है, गोल्ड फॉयल है. ठीक है, ये जो आप डार्क सा देख रहे हैं, इसकी थिकनेस मैंने बताई 2 × 10⁻⁷ मीटर्स थिकनेस है इसकी. इस गोल्ड फॉयल पे इस हीलियम एटम की बीम को इंसिडेंट कराने पे, और इसके बाद दूसरे तरफ जो अपोजिट साइड था, ये एक मान लीजिए किसी एक चैम्बर में रखा है, जिससे इसको बाहर से किसी तरह का कोई डिफ्लेक्शन ना फील हो, किसी तरह से कोई डिस्टरबेंस ना फील हो. एक चैम्बर रख दिया. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसमें हमने इसी बीम को अलग अलग पोजीशन पे सिंटिलेशन काउंटर में काउंट किया. मतलब क्या है, सिंटिलेशन काउंटर कहते हैं या फिर एक सिंपल डिटेक्टर कहते हैं. ठीक है, इसी बीम को हमने गोल्ड फॉयल के इधर डिटेक्ट करना चाहा, तो पाया कि कुछ एक मतलब एम्पलीट्यूड के नंबर ऑफ एटम्स, यानी अलग अलग नंबर ऑफ एटम, ये एक माइक्रोस्कोप है, इसके थ्रू हमने यहाँ पे ऑब्जर्व करना चाहा कि बीम यहाँ इधर कहाँ आती है, कितनी आती है. जैसे मान लीजिए ये है, इस पे हम अलग अलग पोजीशन पे माइक्रोस्कोप को मूव करा सकते हैं. माइक्रोस्कोप इस तरह से ऐसे से ये इधर से इधर ऐसे जा सकता है, जो बाहर माइक्रोस्कोप है. और यहाँ पे हम एक
जिंक सल्फाइड की स्क्रीन रखते हैं। ये जो स्क्रीन रखी गई है वो किस चीज़ की है, उसमें जिंक सल्फाइड पेंटेड है, जिंक सल्फाइड। ये अट्रैक्ट करेगा हीलियम बीम को। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स कहीं कहीं पे यहाँ पे भी मिलेंगे नंबर ऑफ एटम्स, और आगे भी यहाँ पे भी मिल सकते हैं। ये 11th क्लास की है। और कहीं कहीं कुछ कुछ एंगल्स पे एटम की डिफरेंट बीम्स मिल सकती हैं, ठीक है। तो कहीं पे बहुत ज़्यादा एटम मिले, है ना, कहीं पे जैसे मैक्सिमम इधर पे यहाँ पे जैसे ये एंगल है, किसी एंगल पे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स मिले। एटम्स को काउंट करता है ये माइक्रोस्कोप, ठीक है। कहीं पे एकदम कम एटम मिले, ठीक है ना। तो इस तरह से अलग अलग नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे मिले और उसको देखा गया कि अलग अलग एम्पलीट्यूड या फिर कह दें अलग अलग इंटेंसिटी की बीम हमको मिली। इसको ऑब्जर्व करने के बाद उस ऑब्जर्वेशन को टेबुलेटेड फॉर्म में या फिर हमने अपने रिकॉर्ड किया, तो हमने ये पाया कि जो ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है ना, उसको हमने अगर ग्राफ पे प्लॉट किया, यानी गीजर मार्सडेन ने उसको ग्राफ पे प्लॉट किया, तो वो ग्राफ कुछ इस तरह का था। देखिए एक्स एक्सिस पे स्कैटरिंग एंगल थीटा, मतलब क्या है कि ये एंगल जहां पे, जैसे हम कह सकते हैं ये जो अल्फा पार्टिकल थे ये डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर हुए। कुछ अल्फा पार्टिकल यहां भी मिले, कुछ यहां भी मिले, कुछ यहां भी मिले। इस तरह से अलग अलग एंगल्स पे अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए। स्कैटर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम माइक्रोस्कोप ऐसे लिए हुए हैं कि थीटा एंगल स्कैटरिंग एंगल है, तो कितने स्कैटरिंग एंगल पे कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल मिल रहे हैं, इसको हम अलग अलग यहाँ ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हैं। इधर क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड, नंबर ऑफ पार्टिकल्स scattered, all right. So we are drawing it in xy axis. We have seen that as the scattering angle is more, स्कैटरिंग एंगल जब ज़्यादा था तो नंबर ऑफ पार्टिकल कम थे, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यूज मिल रही थी। जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल कम होता चला जाता है वैसे वैसे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर बढ़ते जाते हैं। लेकिन कभी भी नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऐसा नहीं है कि स्कैटरिंग एंगल हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो ज़ीरो हो जाएंगे। हमेशा कुछ ना कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलते हैं। तो कुछ इस तरह का ग्राफ आता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा थे पार्टिकल्स, कहीं किसी एंगल्स पे और किसी एंगल पे बहुत कम थे। तो इस स्टडी के आधार पे इस रिजल्ट को, कुछ एक रिजल्ट को गीजर मार्सडेन ने दिया। तो इसका एक और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अगर हम एक सिंगल न्यूक्लियस से एक्सप्लेन करें या सिंगल एटम से एक्सप्लेन करें तो हम देखते हैं कि मान लीजिए ये हमारा एक एटम है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, यहां से एक कॉलीमेटेड बीम आ रही है। कॉलीमेटेड यानी जिसमें नंबर ऑफ रेस हैं जो आपस में पैरेलल हैं। तो ये पाया गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हीलियम एटम्स यानी वो जो बीम थी वो सीधे निकल गई, सीधे निकल गई या बहुत माइनर वेरिएशन दिया स्कैटरिंग एंगल में। मतलब जैसे ये देख रहे हैं ये, ठीक है, कुछ एक बीम्स थोड़ा ज़्यादा स्कैटर कर गई, ठीक है, कुछ और ज़्यादा स्कैटर कर गई, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे ऐसे ही आप देख रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन का यहाँ पे एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है कि जैसे वो एटम्स, मतलब वो बीम्स जो सेंटर के ज़्यादा करीब थी, ठीक है ना, वो ज़्यादा एंगल से स्कैटर कर रही थी। कुछ एक बीम्स 90 डिग्री से भी ज़्यादा एंगल पे स्कैटर कर गई, ठीक है, कुछ एक बीम्स 90 डिग्री से भी ज़्यादा स्कैटर कर रही हैं।
और ओकेजनली मीन्स हम कह दें कि 5,000 और 6,000 एटम्स पे कोई एक आध एटम ऐसे भी थे जो 180 डिग्री पे कंप्लीटली स्कैटर कर गए, मतलब वापस अपने पाथ को रिट्रेस कर गए वो, ठीक है। बल्कि यहाँ पे और इनकी संख्या बहुत कम थी। ओकेजनल केस है, कुछ एक बीम्स में, कुछ एक बीम ऐसी थी, कुछ एक नंबर ऑफ एटम्स ऐसे थे हीलियम के, ठीक है। तो ये उनका ऑब्जर्वेशन था गीजर मार्सडेन का। ये अल्फा पार्टिकल की एक बीम है, ठीक है। अब इसको अगर हम समझना चाहें वन बाय वन तो हम ये कह सकते हैं कि एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो थे उसमें से स्ट्रेट पास कर गए और या तो बहुत कम स्कैटर किए, बहुत कम एंगल से, या थीटा कह सकते हैं कि एक्यूट एंगल से स्कैटर किए। तो हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द एटम का जो पार्ट है वो एम्प्टी है, ठीक है ना। तो पहला रिजल्ट क्या निकलता है, मोस्ट स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी एज फॉर मोस्ट एटम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। देखिए इनकी साइज बहुत छोटी होती है अल्फा पार्टिकल बीम की। एटम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स go undeviated, unscattered। दूसरा, some alpha particles are scattered with greater than theta greater than 90 degree angle। and third क्या है, very few scattered at 180 degree also, ठीक है ना। अब यहां से हम क्या इन्फर कर सकते हैं कि चूंकि ये अल्फा पार्टिकल्स की बीम है, ठीक है, और ये एक पॉजिटिवली चार्ज बीम होगी, तो यहाँ पे ये बीच में पूरी तरह से वापस आने का मतलब है कि ये भी पॉजिटिव चार्ज कहीं बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा। सो एटम ऑफ गोल्ड फॉयल हैज ऑल द पॉजिटिव चार्ज समवेयर इन इट्स सेंटर, कहीं बीच में है, ठीक है ना। एंड मास ऑल्सो, मास कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। ठीक है, तो यही उन्होंने बताया। और पहले वाले जो केस है जिसमें अनडेविएटेड गए, उसका मतलब है कि मैक्सिमम इसका पोर्शन जो है, स्पेस जो है वो खाली है, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ पे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कहीं सेंटर पे इसके है, ठीक है ना। तो ये पहली चीज़ हो गई। उसके बाद ये पॉजिटिव बीम का डेविएशन किधर हो रहा है, कहीं इसके ये एंगल्स जो हैं वो थीटा एक्यूट यानी 90 से कम भी हो सकते हैं, और कहीं कहीं जब ये एटम न्यूक्लियस से बीच में जब दूर होते हैं फिर भी वो हल्का सा डेविएट कर रहे हैं, इसका मतलब इसके आउटर कहीं पे कोई लेयर है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि अपोजिट चार्ज है और वो उस बीम को अट्रैक्ट भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस वजह से जो न्यूक्लियस से दूर हैं वो क्यों डेविएट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के कारण, और जो न्यूक्लियस के करीब हैं वो डेविएट कर रहे हैं क्योंकि वो खुद पॉजिटिवली चार्ज हैं और न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने कुछ रिजल्ट निकाला गीजर और मार्सडेन ने। अब उसके बाद कितना करीब ये एक अल्फा पार्टिकल एक न्यूक्लियस के पहुंच सकती है, ठीक है।
उसको हम कहेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। और उस इसका अभी हम जो पढ़ेंगे उससे हम न्यूक्लियर की साइज का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम उसको देखते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देखिए, मान लीजिए ये हमारे ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये बाहर कहीं कोई एटम है, तो यहाँ पे हमने माना कि ये अल्फा पार्टिकल स्कैटर होती है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल। और मैक्सिमम कहीं कहीं मतलब वो जो बहुत कम जो पार्टिकल्स थे वो जो 180 डिग्री से भी ज़्यादा 180 डिग्री पे जो स्कैटर हुए थे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव से ही इंटरेक्ट कर रहेगा, तो इसका मतलब एक कूलाम्बिक रिपल्शन कहाँ से काम करेगा। इसका मतलब जैसे ये पार्टिकल आगे बढ़ते जा रहे थे, ये रुकेंगे और रुक के वापस आएंगे। इसका मतलब ये जो अल्फा पार्टिकल के पास एनर्जी थी, कौन सी, चल रहे थे ना, तो काइनेटिक एनर्जी थी। और बढ़ते बढ़ते ये काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती चली जाती है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती चली जाती, क्योंकि ये कूलाम से अब रिपल्शन करने वाली है, और रिपल्शन तभी होगा कूलाम्बिक जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां पे होगी, ठीक है ना। तो मान लीजिए, अब देखिए यहाँ होता क्या है, यहाँ मैंने छोटा सा एक गलती की है, उसको आप समझिएगा, उसको मैं डार्कन करूंगा कि ये मैंने रेड न्यूक्लियस तक पूरा बना दिया। ये न्यूक्लियस तक पहुंच ही नहीं पाते, ये उससे पहले ही बीम वापस लौट जाती है। मान लीजिए कितना दूर से लौट जाती है, R0 डिस्टेंस से पहले ही ये वापस लौट जाती है। तो R0 ये परपेंडिकुलर चल के आ रही थी ना न्यूक्लियस के साथ, तो R0 ही जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसी R0 को अब हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल 2e होगा, पॉजिटिवली चार्ज, प्लस 2e। चार्ज ऑन स्कैटरिंग न्यूक्लियस कितना होगा, मान लीजिए न्यूक्लियस के बीच में इतना तो कंफर्म है कि पॉजिटिव होगा, लेकिन ये नहीं पता कि कितना पॉजिटिव होगा। और हमको ये भी पता है कि चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में होगा, तो हमने मान लिया कि जेड नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इसके बीच में कहीं पे थे। तो चार्ज ऑन स्कैटरिंग न्यूक्लियस, जो स्कैटर कर रहा है, स्कैटरिंग न्यूक्लियस, ये है, मान लीजिए ई पॉजिटिव चार्ज तो है उसमें, लेकिन कितने ई हैं, Ze, तो प्लस Ze ही होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरेक्शन हुआ है यहाँ पे, तो प्लस ही होगा ये, क्योंकि अपोजिट होगा तभी ये दूर जाएगा। तो अब हम इसमें अपना मेथड लगाते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मान लीजिए अल्फा पार्टिकल है तो उसके पास स्मॉल m मास था और उसकी वेलोसिटी अगर v थी, सो इफ काइनेटिक एनर्जी of alpha particle is equals to half mv square। तो यही काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होने वाली है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या कूलाम्बिक एनर्जी में, जो पोटेंशियल एनर्जी उसको मिलेगी कूलाम्बिक फोर्स के कारण। यही तो होगा ना, काइनेटिक एनर्जी घटते 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 इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और कौन सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में। फिर से ये दोबारा इधर से मूव क्यों करती है, वही पोटेंशियल फिर से काइनेटिक एनर्जी में बदलेगा, तो यही काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होने वाली है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस एट डिस्टेंस, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस कहां तक अप्रोच कर पाए हैं, R0 तक, तो
बस यही यहाँ से हमको निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए हमने 1/4πε0 को स्मॉल k कह दिया, तो यहाँ पे फोर्स, कूलम्बिक फोर्स कितना होगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो Q1 Q2/r होगा, तो K Q1 Q2/r, Q1 Q2/r दूरी कितनी है, एक ये पार्टिकल मानिए, एक यहाँ पार्टिकल मानिए, तो इसका चार्ज अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी r0। सो हियर इट इज Q1 Q2/r0। This is our potential energy which is given by the change in kinetic energy। ये जो kinetic energy change हुई वही potential energy में convert हुई है। तो we can write for the first particle, the alpha particle, the charge is 2e, and for the second particle Q2 it is ze divided by r0। So u is equals to this much, and this is given by kinetic energy, so it should be equals to kinetic energy, that is k alpha। जो काइनेटिक एनर्जी हमने यूज की इसका नाम के अल्फा अभी अगर रख दें तो हाफ mv² ही तो है ये। सो वी कैन राइट के अल्फा इज इक्वल्स टू, ये के जो है ये 1/4πε0 के बराबर है, इट इज स्मॉल के 2EZE, सो इट इज 2ZE² डिवाइडेड बाई r0, एंड इट इज इक्वल्स टू हाफ mv², सो वी कैन राइट हाफ mv², इट इज इक्वल्स टू small k 2ZE² divided by r0। so we can calculate r0 from here, it is r0 is equals to 2k हो गया, z रहेगा ही, e² रहेगा 2kZe² अपॉन k अल्फा भी रहेगा। सो अच्छा 2 है, 2 to 4 हो जाएगा, ये 4, ठीक है ना, 4kZe² अपॉन mv², ये हो गया हमारा r0, विच इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ऑलराइट, सो व्हेन कैलकुलेटेड, अगर हमने यही अल्फा पार्टिकल को एनर्जी 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है, 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लीजिए एक समझ के लिए, इफ मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, इफ काइनेटिक एनर्जी फॉर अल्फा पार्टिकल इज 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच r0 is calculated to be 41, you can say 4.13 into 10⁻⁻14 meter or 41.3 Fermi। 1 Fermi is equals to 10⁻⁻15 meters। All right, so this much is our closest approach distance। 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हमने काइनेटिक एनर्जी दी तो ये मतलब ये तो एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है। यहाँ तक हमने देखा r0 is 4kZe² by mv²। नाउ नेक्स्ट इज इम्पैक्ट पैरामीटर, लेट्स सी इट, व्हाट इज इट। देखिए अभी हमने क्लोजेस्ट अप्रोच देखा, इम्पैक्ट पैरामीटर और क्लोजेस्ट अप्रोच में काफ़ी कुछ सिमिलैरिटी है। इफ वी हैव अ न्यूक्लियस हियर, कंसीडर ओनली न्यूक्लियस पार्ट। इफ अवर न्यूक्लियस इज दिस, अभी तक हम एटम की बात कर रहे थे, केवल न्यूक्लियस पे कॉन्सेंट्रेटेड है, और हमने एक बीम ऐसे समझी, वी हैव ए अल्फा पार्टिकल बीम विच इज पासिंग जस्ट क्लोज टू दिस न्यूक्लियस, और वो बहुत करीब तक पहुंचती है, चूंकि वो डायरेक्ट नहीं है, कहीं आसपास है, अगर डायरेक्ट होती तो r0 होता, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, लेकिन यहाँ पे वो करीब से होके स्कैटर कर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या क्वांटिटी है, इम्पैक्ट पैरामीटर इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the velocity vector of the alpha particle from the center of the nucleus when it is far away from the atom। अगर वो बहुत एटम से दूर होता है तो when it is far away from the atom, ठीक है। तो इसको चूंकि इसका डेरिवेशन काफ़ी लंबा है, हमें 12th क्लास में केवल इसका एक एक्सप्रेशन पढ़ना होता है, आप चाहें तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं थोड़ा सा ज्योमेट्री लगा के। सो इफ वी हैव
this is the axis through which we are going to hit हिट न्यूक्लियस डायरेक्टली। अगर ये वो वाली एक्सिस है, अगर मान लीजिए बीम यहाँ वाली एक्सिस पे चला होता तो वो डायरेक्टली 180 डिग्री पे वापस आया होता। ठीक है, तो सेंटर से, न्यूक्लियस के सेंटर से ये जो बीम है इसका वेलोसिटी वेक्टर कितना परपेंडिकुलर दूरी पे रहता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे रहता है। जरा वेलोसिटी वेक्टर के बारे में सोचिए कि अगर हमने यहाँ वेलोसिटी वेक्टर बनाना चाहा तो हम एक स्ट्रेट ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये बनेगा वेलोसिटी वेक्टर। यहाँ बनाना चाहा तो ये बनेगा वेलोसिटी वेक्टर क्योंकि इधर जा रहा है, लेकिन यहाँ बनाना चाहेंगे तो वेलोसिटी वेक्टर कुछ ऐसा बनेगा, है ना। लेकिन एक टेंजेंट टाइप का बनेगा और यहाँ बनाएंगे तो वेलोसिटी वेक्टर कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसा टेंजेंट रहेगा ना हमेशा उस पाथ के। तो ये जो डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं यहां से यहां तक की, इस केस में अगर हम न्यूक्लियस के सेंटर से यहां तक की दूरी नापें तो ये है ना, ये। और इसी तरह जब हम यही दूरी यहां पे नापेंगे, ये तो ये हो गया हमारा इंपैक्ट पैरामीटर, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से वेलोसिटी वेक्टर के बीच की परपेंडिकुलर दूरी। अगर हम यहां नाप रहे हैं तो यहां से सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से नहीं नापेंगे, ऐसे तिरछा नहीं रहेगा ये। ठीक है, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की जाए ऐसे, तो वहां से ये जो दूरी होगी बीम की, इट विल बी अवर इंपैक्ट पैरामीटर बी, और यहां पे ये हो गई बी। ठीक है, तो यही होता है हमारा इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर के लिए एक्सप्रेशन जो होता है, इट इज b इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z e स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 अपॉन k। ये थीटा क्या है? थीटा वो स्कैटरिंग एंगल है जिससे हमारी बीम स्कैटर हुई थी शुरू में। मतलब जितना ये स्कैटरिंग एंगल अगर हम इसको ड्रॉ करें, मान लीजिए ये इस तरह से एंगल ड्रॉ करें तो ये थीटा यहाँ पे ये बन रहा है। ठीक है, तो ये थीटा ये हो गया। बाकी सारी क्वांटिटीज हमने पीछे देखी ही है क्या है। तो इस इंपैक्ट पैरामीटर से हमें ये पता चलता है कि पहले यहाँ पे तो अल्फा पार्टिकल पास आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जब बहुत करीब आने लगते हैं तब वो रिपल्शन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत करीब आने पे अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करने लगते हैं। यहाँ से कुछ एक और इंपैक्ट पैरामीटर से कुछ चीज़ें डिटेल में थ्योरी पढ़ी जाती है, उसको देख लेते हैं क्या क्या है। जब इंपैक्ट पैरामीटर लार्ज होता है, सो रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द अल्फा पार्टिकल इज वीक। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करेगा ना वो, क्योंकि यहाँ पे एक रिपल्सिव फोर्स कैसे काम करने वाला है, कूलम्बिक फोर्स ही काम करने वाला है। तो अल्फा पार्टिकल्स अगर इंपैक्ट पैरामीटर बहुत दूर हो, यानी बीम यहाँ से गुजर रही है, तो वो अनडेविएटेड सीधे चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद जब इंपैक्ट पैरामीटर बहुत कम हो, बहुत कम यानी ज़्यादा से ज़्यादा ये न्यूक्लियस के करीब हो, तो हमने देखा था कि स्कैटरिंग एंगल बढ़ता चला जाएगा और 90 से भी ज़्यादा होने के चांसेस हैं और इवन 180 भी होने का चांसेस है। ठीक है, थर्ड वाला क्या है, अगर मान लीजिए इंपैक्ट पैरामीटर 0 हो गया, तब क्या होगा, सीधे निकल जाएगा और सीधे जाते जाते वो न्यूक्लियस के हेड ऑन कोलिजन पे आ जाएगा ना, और इसका मतलब 180 डिग्री से स्कैटरिंग होगी। ठीक है, इसका मतलब हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि जब इस इंपैक्ट पैरामीटर ज़्यादा होता है तो स्कैटरिंग एंगल सबसे कम होता है। जब इंपैक्ट पैरामीटर 0 होता है तो स्कैटरिंग एंगल ऑलमोस्ट 180 डिग्री होता है, पूरी तरह से वापस लौट जाती है बीम। तो ये स्कैटरिंग एंगल का स्कैटरिंग एंगल और इस कह सकते हैं कि इस पूरे फोर्स का ये जैसे काम कर रहा है उसका नेचर समझने के लिए इंपैक्ट पैरामीटर काम आता है। Now, in next class, we will study about Rutherford's atom model and its limitations. Then we will come to Bohr's model. Thank you.